अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CCNA वॉइस के लेक्चर 14 में खुशामदीद। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने आईपी टेलीफोनी की जो हमने डिटेल पढ़ी थी, उसमें थ्योरी पार्ट था, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो जो हमारा थ्योरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो उसको मैंने कोशिश की थी कि आपको टच कर दूं, क्योंकि जो CCNA वॉइस के अंदर सिर्फ इतनी ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि अगर आपने इसको डेप्थ में पढ़ना होता है तो फिर आप CCNP वॉइस करते हैं, CCI वॉइस करते हैं, या किसी और वेंडर की सर्टिफिकेशंस करते हैं, या आपको आपके इंस्टीट्यूशन में सम टाइम कुछ चीज़ें डेप्थ में पढ़ाई जाती हैं, जैसे सिग्नलिंग से रिलेटेड हो गई। वो अगर कोई कुछ लोग टेलीकॉम इंजीनियर्स जो होते हैं वो उनको सिग्नलिंग्स को थोड़ी सी डिटेल्स में पढ़ते हैं। उस ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ी हुई है तो उसके लिए प्लस बेनिफिट हैं वो चीज़ें। अदरवाइज़ आपको कोई इतनी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है CCNA वॉइस लेवल पे या CCNP वॉइस लेवल पे। CCNP वॉइस में आपको जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसकी कुछ डिटेल्स और पढ़नी पड़ती हैं, और वो आपको आनी चाहिए। अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है थ्योरी के बारे में, तब आप क्या हो है कि उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आप बिगर प्रोजेक्ट्स में डील कर रहे होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं, उसकी मेंटेनेंस का ट्रबल शूटिंग का पार्ट होता है, तो उसमें फिर आपको थ्योरी का जो पार्ट है वो लाजमी आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। छोटे प्रोजेक्ट्स में आपका फिर भी काम चल जाता है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में जब तक आपको इन डेप्थ नॉलेज ना हो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी वेंडर का, तब तक आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायल पेयर कॉन्फ़िगरेशन पे। पहले आपको जैसे स्क्रीन नज़र आ रही है कि CCNA वॉइस लेक्चर 14 और डायल पेयर, यहाँ पे हमारे पास आपको ये नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ डायल पेयर कॉन्फ़िगरेशंस। डायल पेयर कॉन्फ़िगरेशंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सिंगल साइट का जो सोल्यूशन है, हम उसी को सारे अपने कोर्स के अंदर उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंगल साइट सोल्यूशन के अंदर बेसिकली डायल पेयर का एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसको मैं कहूँगा कि वो टॉपिक है। इसके बगैर आप कभी भी एक साइट की इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक जो हमने पार्ट जितना भी डिस्कस किया था वो सारा था इंटरनल एक्सटेंशंस के बारे में। अब जब हमने इंटरनल से एक्सटर्नल कॉल करनी होती है, फॉर एग्जांपल जब हमने अपने एक इंटरनल PBX के अंदर जितनी भी एक्सटेंशंस होंगी उन पे से जब हमने मोबाइल पे कॉल करनी होगी, या मेरी कोई दूसरी साइट हो वहाँ पर मैंने कॉल करनी होगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डायल पेयर्स की कन्फिग्रेशन आनी चाहिए। अगर मेरा गेटवे जो है, PBX जो है, वो H.323 या SIP प्रोटोकॉल्स पर काम कर रहा है। ये मैंने प्रोटोकॉल्स का इसलिए बताया है कि क्योंकि डायल पेयर्स इन्हीं प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम करते हैं। एक और प्रोटोकॉल होता है MGCP, मैंने आपको लास्ट टाइम शायद बताया, मीडिया गेटवे कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो उसके लिए आपको क्या है, डायल पेयर्स की कन्फिग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के केस में वो यूज़ नहीं होता, क्योंकि वो सेपरेट एंटिटी के तौर पे यूज़ नहीं होता। सेपरेट एंटिटी के तौर पे आप H.323 या SIP प्रोटोकॉल ही यूज़ कर रहे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट H.323 सिस्को डिवाइसेस पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी डायल पेयर की कन्फिग्रेशन। ये हमारे पास सिंगल साइट का सोल्यूशन है, जिसको हम अभी तक सारे की सारी कन्फिग्रेशन को डिस्कस कर चुके हैं। पेन मैं ले लूँ, ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है इस सारे का सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, कि यहाँ के अंदर जितनी भी हमारे पास फीचर्स थे, हम इनको कनेक्ट कैसे करते हैं, इनको कन्फिगर कैसे करते हैं, इनको IP एड्रेसेस कैसे देते हैं, इनको डायरेक्टरी नंबर्स कैसे असाइन करते हैं, इनकी आपस में कॉलिंग कैसे होती है, कॉल पार का, कॉल पिकअप का, कॉल फॉरवर्ड का, कॉल होल्ड, कॉल बैक, ये सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए थे। अब मसला ये है कि एक मेरे पास जब मैंने मोबाइल्स पे कॉल करनी है तब क्या है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास एक कार्ड लगा हुआ होगा, ठीक है, VIC का कार्ड, वॉइस इंटरफेस कंट्रोल कार्ड भी कहते हैं, वॉइस इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं इसे। ठीक है, वो कार्ड लगा हुआ, उसमें आपके पास डिफाइन होगा FXS पोर्ट, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या FXO। FXS क्या होगा, उसके साथ स्टेशन होगा, और FXO के साथ क्या होगा, ऑफिस, यानी PTCL की लाइन, आपके अगर पाकिस्तान सिनेरियो में बात करें, या PSTN की लाइन,
सऊदीया में STC जो है वेंडर वो देता है PSTN की लाइंस। जो भी जिस कंट्री से भी आप रिलेट करते हैं उस कंट्री से के हिसाब से जो भी PSTN की लाइन होगी वो आके FXO पोर्ट के साथ अटैच होगी। अब इन फ़ोन्स ने जब PSTN पे कॉल करनी है तो उनके लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ेगी, और कॉन्फ़िगरेशन होगी इसके ऊपर, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के ऊपर, और उसकी किन पोर्ट्स के ऊपर होगी, FXO पोर्ट्स के ऊपर, अगर हम मोबाइल्स पे कॉल करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस लाइंस के नंबर्स के थ्रू जाएंगी। दूसरा ये है कि FXS जब आपके स्टेशंस, एनालॉग स्टेशंस कनेक्ट होते हैं, लिख देता हूँ, एनालॉग स्टेशन जब आपके कनेक्ट होते हैं उनको भी डायल पेयर्स के थ्रू ही कन्फिगर किया जाता है। बड़ी मज़ेदार बात है। IP टेलीफोन्स को आप कॉल मैनेजर एक्सप्रेस की टेलीफोनी कन्फिग्रेशन के अंदर जाके कन्फिगर करते हैं, लेकिन एनालॉग फ़ोन्स को या एनालॉग डिवाइसेस को डायल पेयर्स की कन्फिग्रेशंस के साथ ही कन्फिगर किया जाता है कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के सिनेरियो में या किसी गेटवे के सिनेरियो में। ठीक है, और PSTN की लाइंस को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। या फिर डायल पेयर एक और उसमें कन्फिगर किए जाते हैं, अगर मेरे पास मेरी दूसरी साइड यहाँ पे कनेक्ट हो, ठीक है, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस, तो इन दोनों के दरमियान जब मैंने कम्युनिकेशन करवानी है, यानी एक मेरी साइड फॉर एग्जांपल लाहौर में है और एक कराची में है, जब लाहौर और कराची के दरमियान, दोनों के दरमियान मेरा वैन लिंक है, ठीक है, जो किसी भी मैंने वेंडर से वैन लिंक ले रखा है, दोनों साइडों पे वैन लिंक लेके वो मैंने पोर्ट के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, सीरियल पोर्ट के साथ। और उसके बाद क्या है, इन दोनों के दरमियान फॉर एग्जांपल एक साइड पे मेरे डायरेक्टरी नंबर्स चल रहे हैं 201 से लेके 202, 203, 204, 299 तक मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ चल रहे हैं, और दूसरी साइड पे मेरे पास चल रहे हैं 301 से लेके 399 तक। ठीक है, तो दोनों के दरमियान जब कम्युनिकेशन करवानी है, तो क्योंकि IP टेलीफोनी का जो बेनिफिट है वो ये है कि मल्टी साइट्स के दरमियान आपकी, अगर आपका वैन लिंक हो डाटा नेटवर्क्स के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉलिंग कर सकते हैं दोनों साइड्स पे। लेकिन याद रखें कि फ्री ऑफ कॉलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ये लीगलिटी इश्यूज़ आते हैं कि आप डाटा नेटवर्क्स पे वॉइस की ट्रैफिक नहीं डाल सकते, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में ये लोग डाल देते हैं। लीगलिटी इश्यूज़ आए या ना आए वो अब आपके कंट्री डिपेंडेंट, आपको उसकी लीगलिटी इश्यूज़ देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे डायल पेयर कन्फिगर करते हैं और इनकी कॉल फ्री करवा देते हैं। तो दो तरीके से मैंने आपको बताया कि तो डायल पेयर आप कहाँ कन्फिगर करते हैं, जहाँ पे आपके पास एनालॉग स्टेशन हो या एनालॉग ट्रंक लाइन हो या डिजिटल ट्रंक लाइन हो। ठीक है, तब आप डायल पेयर कन्फिगर करते हैं। और दूसरे केस में आप क्या है कि डायल पेयर जब मल्टी साइड की आप कन्फिगरेशन कर रहे हो तब आप डायल पेयर कन्फिगर करते हैं। अभी मैंने डायल पेयर की टाइप्स नहीं बताई, वो आगे बताऊंगा तो और मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह सिप, अगर आपके पास सिप होती हैं IP लाइंस, अगर IP लाइंस आपने कन्फिगर करनी है तो उसके लिए भी, यानी यहाँ से आपने, अब ये न्यू टर्म आ रही है सिप की, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, सिप लाइंस बेसिकली आती हैं, उन्हें IP लाइंस कहते हैं, वो आप कनेक्ट करते हैं, उनके लिए भी आपको डायल पेयर ही कन्फिगर करने पड़ते हैं। डायल पेयर की टाइप्स देखते हैं ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए। दो टाइप्स हैं जी, पोर्ट्स डायल पेयर और वाइप डायल पेयर। क्या डिफरेंस है इसमें, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपने एनालॉग स्टेशन या एनालॉग ट्रंक लाइन आपने कन्फिगर करनी है तो आपको पोर्ट्स डायल पेयर, प्लेन और टेलीफोनी सर्विस, प्लेन ओल्ड टेलीफोनी सर्विस, ठीक है, मैं आपको अगर आप लिख भी देता हूँ, प्लेन ओल्ड टेलीफोनी सर्विस, ये जी पोर्ट्स का मतलब है। तो प्लेन ओल्ड टेलीफोनी से मुराद ये कि जो ओल्ड जितने भी पैरामीटर्स जो एनालॉग और डिजिटल में होते थे तो उससे ये नेम बेसिकली डिस्क्राइब हुआ है। तो एनालॉग और डिजिटल, जितने भी एनालॉग और डिजिटल पोर्ट्स की कन्फिगरेशन होंगी उसकी पोर्ट्स डायल पेयर के थ्रू हम कन्फिगरेशन करेंगे। जब कन्फिगरेशन करेंगे तो आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल पोर्ट्स में आपको पता है डिजिटल ट्रंक लाइंस भी आती हैं। कौन सी डिजिटल ट्रंक लाइंस आती हैं आपको मैंने बताया था, T1 E1 लाइंस जो हैं वो डिजिटल लाइंस हैं, ISDN लाइंस हैं। ठीक है, वो सारी की सारी इसके अंदर आएंगी।
अगर आपने आईपी कनेक्टिविटी या आईपी लाइंस के बारे में, फॉर एग्जांपल आईपी कनेक्टिविटी दो साइट्स के दरमियान भी हो सकती है, और अगर आईपी लाइन आपने सिप लाइन ली हुई है तब उसकी कन्फिग्रेशन करनी है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वाइप डायल पेयर। ठीक है, तो ये दो तरह के डायल पेयर आप बना सकते हैं, पोर्ट्स एनालॉग के लिए और आईपी से रिलेटेड के लिए वाइप डायल पेयर। ये दो टाइप्स हैं, ये दो टाइप्स आपने याद रखनी है। नेक्स्ट ये देखें, ये इस डायग्राम में मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको आइडिया समझाना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास क्या है, ये एक साइट है, ये वाली फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पे ये एनालॉग फोन्स किसके साथ कनेक्ट हैं जी, FXS के साथ, FXS पोर्ट के साथ कनेक्ट हैं, और ये इनके ऊपर क्या कन्फिगर हुई है, डायल पेयर पोर्ट्स तीनों के लिए। ठीक है, हर एक के लिए डायल पेयर कन्फिगर होगा हर पोर्ट के लिए। अभी क्योंकि वो कन्फिगरेशन का पार्ट नहीं है तो आपको मज़ीद मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे कन्फिगर होगा, लेकिन अभी सिर्फ अभी तक आप ये समझे कि इसके लिए तीनों के लिए अलग अलग डायल पेयर पोर्ट्स कन्फिगर होंगे। और इसी तरह अगर ये आपके पास PSTN की लाइन है, ये किससे कनेक्ट होगी, FXO पोर्ट के साथ, इस पर भी क्या होगा, डायल पेयर पोर्ट से कनेक्ट होगा। लेकिन इनके दरमियान क्या होगा, यानी अगर आप यहाँ पे कन्फिगर इस पोर्ट पे कन्फिगर करेंगे, वो क्या होगा, वाइप डायल पेयर। इसी तरह इस पे भी क्या होगा, वाइप डायल पेयर। और इस पे क्या होगा, क्योंकि ये FXS पोर्ट है तो इस पे क्या होगा, पोर्ट्स डायल पेयर। इस पे क्या होगा, पोर्ट्स डायल पेयर, प्लेन ओल्ड टेलीफोनी सर्विस डायल पेयर। तो ये बेसिकली एक आपके पास सिनेरियो कि कहाँ पे पोर्ट्स होंगे और कहाँ पे वाइप्स होंगे, ये आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास डायल पेयर अप्लाई मेथड्स। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि आगे चलने से पहले एक डायल पेयर का टॉपिक जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी, थोड़ी सी इसमें जो ट्रिकी थिंग्स हैं थोड़ी सी वो आपको कन्फ्यूजन हो जाएंगी, क्योंकि CCNA लेवल पे इतनी ज़्यादा डेप्थ में इसको पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन मेरी कोशिश है कि फिर भी मैं आपको इसको सारे एस्पेक्ट्स को टच ज़रूर करूँ। तो जब आप CCNP वॉइस लेवल पे जाएंगे तो शायद आपको थोड़ी सी और इसको डेप्थ में आपको पढ़ने का मौका मिले। लेकिन जिस लेवल तक आप, क्योंकि CCNA लेवल है आपका, इस लेवल तक मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें करवा रहा हूँ ताकि आप सिंगल साइड सोल्यूशन के बारे में एक अच्छी डिस्कशन आपको पता हो, अच्छी आपको इम्प्लीमेंटेशन पता हो, और अगर आपके पेपर के लिहाज से आपको कम से कम चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि मेरी जो फर्स्ट डेज से आपके साथ कमिटमेंट थी वो यही थी कि शायद मैं कोर्स की आउटलाइन को, सिस्को की कोर्स की आउटलाइन को शायद उस हिसाब से फॉलो ना करूँ स्टेप बाय स्टेप। मेरी जो कोशिश थी वो यही थी कि जब आप इस कोर्स के एंड पे जाएं तो आपको एक प्रॉपर, आप कहीं पे भी जॉब लेने जाते हैं तो आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो आप एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकें एक सिंगल साइड सोल्यूशन की। ठीक है, उस हिसाब से मेरी आपके वो थी। लेकिन इसमें मल्टी साइट्स भी हम पढ़ेंगे, कॉल मैनेजर भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट है, कोर्स कंटेंट्स में है। कॉल मैनेजर हम पढ़ेंगे, कॉल मैनेजर क्योंकि CCNP वॉइस में और CCI वॉइस में होता है, उसका हम क्योंकि वो 3-4 लेक्चर्स हैं, वो उसमें मैं आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, उसकी इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा, उसके बारे में जस्ट स्टार्टिंग बताऊंगा। वो वैसे बहुत बड़ा एक PBX है, उसी पे पूरी CCI बिलोंग करती है, तो वो मैं आपको पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जो CCNA की लेवल की आपकी डिमांड है वो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। दोबारा हम डायल पेयर पे वापस आते हैं। डायल पेयर अप्लाई करने के दो मेथड्स हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। अगर कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने CCNA किया हुआ हो उनके लिए मैं आपको बताऊं कि ACL जिन्होंने पढ़ी हो उसमें अप्लाई करने का मेथड होता था कि एक इनबाउंड होता था और एक आउटबाउंड होता था। तो जिन्होंने ACL पढ़ी होगी उनको तो मतलब कि अभी फ़ौरन ही क्लियर हो गया होगा, लेकिन जिन्होंने ACL नहीं पढ़ी उनके लिए मैं बता दूँ कि अप्लाई करने के मेथड्स कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है। अगर तो आप क्या कर चाहते हैं कि कोई भी यानी पैरामीटर इससे बाहर लेके जाना चाहते हैं तो ये हो गया आउटबाउंड। यानी कोई चीज़ आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, आप कहते हैं कि इससे यानी इस पे जब डिजिट्स आएँ फॉर एग्जांपल तो वो उसने बाहर निकलना है, उस पर आ गया आपके आउटबाउंड कॉल। और कोई आप कहते हैं कि कोई डिजिट्स इसके ऊपर आए तो वो कैसे परफॉर्म होने हैं, ठीक है, वो होगी इनबाउंड कॉल। यानी कोई डिजिट्स आए तो कैसे परफॉर्म होने हैं, तो इनबाउंड जब डिजिट्स इसके पास हों, ठीक है, आने के बाद हों और आगे वो कैसे फॉरवर्ड होने हैं उसे कहते हैं आउटबाउंड कॉल।
मज़ीद इसका अगली पिक्चर में और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यानी जब राउटर पे डिजिट्स आएँ तो उसने कैसे परफॉर्म होना है, वो है इनबाउंड कॉल। आउटबाउंड कॉल क्या है कि आपके डिजिट्स कैसे उस राउटर से बाहर निकलेंगे, उनकी क्या डेस्टिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिंगल साइड सोल्यूशन था, मैंने आपको पहली पिक्चर दिखाई थी। उसमें क्या होगा कि जब PSTN पे हम कॉल क्योंकि बाहर की तरफ जा रही है, तो जब IP एक्सटेंशन जितनी भी होंगी उनसे जब कॉल उसके ऊपर आएगी, किसके ऊपर, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के ऊपर, तो जब उसने PSTN की लाइन से बाहर निकलना होगा तो वो आउटबाउंड कॉल बेसिकली कहलाएगी। ठीक है, तो अभी मज़ीद मैं इसको नेक्स्ट पिक्चर से शायद आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ये डायल पेज की मैंने वही अगेन मैंने पिक्चर डाली है, इसको मैं आपको मज़ीद बता दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए 222 इसके पास कोई डिजिट आए 2222 फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं से आ गया, अभी आप इसको ना छोड़ें, कैसे आए कोई डिजिट इसके पास आए, इसने अपने क्या देखा कि लिस्ट में देखा मेरे पास 222 क्या है कि मेरे पास अटैच है इधर। अब इसकी जो लिस्ट बनी हुई होगी ना कि इसने देखना है कि 2222 कहाँ पे अटैच है। ठीक है, वो जो लिस्ट बनी हुई होगी यानी मेरे पास इस पोर्ट पे अटैच है, फॉर एग्जांपल FXS और कौन सी पोर्ट है जी, फर्स्ट पोर्ट है, मैंने कहा जी इस पे अटैच है। अब ये जो लिस्ट बनेगी ना ये आपकी बनेगी डायल पेज से। डायल पेज क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली लिस्ट बना देते हैं, चेक लिस्ट बना देते हैं कि जिस तरह ही डिजिट्स आते हैं तो वो सबसे पहले डायल पेज को देखता है कि अच्छा कि ये डायल पेज में कहाँ कनेक्ट है। अगर तो डायल पेज नहीं बना हुआ तो आप क्या करेंगे, आउटबाउंड डायल पेज बनाएंगे कि जब भी 222 की डिजिट्स आएँ तो उन्होंने कहाँ पे जाना है, इस पोर्ट पे सेंड होना है। ठीक है, इस पोर्ट पे सेंड होना, और ये पोर्ट किससे कनेक्ट है, इस एनालॉग स्टेशन के साथ। याद रखें कि जब भी एनालॉग स्टेशन बना अटैच करते हैं उसका डायल पेयर आप लाजमी बनाएं कि जब भी यानी इस राउटर के पास ये डिजिट्स आएँ तो उसने मेरे पास सेंड करने हैं। क्योंकि फ़ोन आप कनेक्ट करते हैं, फ़ोन को सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। फ़ोन को नंबर असाइन बेसिकली क्या होता है कि उस तक पहुंचने का बाकियों को कैसे पता चलेगा कि उस तक पहुंचना है, तो उसको एक आप कोई नंबर असाइन करते हैं और वो नंबर फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैंने ये नंबर असाइन करना है इसको, तो आप इस राउटर को तो बताएंगे ना बेसिकली कि जब आपके पास 222 आए तो आपने कहाँ पे सेंड करना है, तो वो आप डायल पेयर के अंदर बताएंगे। इसी तरह ये था आउटबाउंड। इसी तरह आपने कहा जी फॉर एग्जांपल आपने डिजिट्स डायल किए 3111 इससे, इस फ़ोन से आपने क्या किया 3111 डायल किया। अब 311 यहाँ पे आया, ठीक है यहाँ पे आया, और इस राउटर के पास अब क्या हुआ, इसने डायल पेयर देखे, डायल पेयर में देखा 311 मेरे पास है ही नहीं है, कहाँ पे सेंड होना है, तो यहाँ पे आपको डायल पेयर आपने सेंड किया जी, आपने कहा जी ये इस राउटर से निकल जाए, यहाँ पे चला जाए, यानी इस डेस्टिनेशन पे चला जाए, इस डेस्टिनेशन पे। ये भी आउटबाउंड डायल पेयर हो गया। ठीक है, ये देखिए आउटबाउंड डायल पेयर है, आपने उसकी डेस्टिनेशन उसको बता दी कि यहाँ पे चला जाए। तो जिस तरह ही आप यानी डायल पेयर्स की वो लिस्ट बेसिकली चेक करेगा कि जिस तरह ही डिजिट आएगा, डिजिट आने के बाद डायल पेयर में देखेगा कि इसकी डेस्टिनेशन कहाँ है। अगर डेस्टिनेशन मतलब कि यहीं पे है यानी इधर डेस्टिनेशन है तो इधर भेज देगा, इधर डेस्टिनेशन जो भी डेस्टिनेशन होगी उस पर भेज देगा आउटबाउंड के लिए। ये थी सारी आउटबाउंड की कहानी। यानी जब इस पे डिजिट इस पे आएगा तो इसके लिए आउटबाउंड का क्या होगा, ये वाले साइन बने होंगे। लेकिन इनबाउंड की कहानी भी साथ साथ चल रही होती है। कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन जब आपने क्या किया 3111, ठीक है, जब आपने सेंड किया तो यहाँ से यहाँ तक तो इनबाउंड हो गया ना, राउटर के अंदर आ रही है, आगे की कहानी है। तो इनबाउंड को भी आप कंट्रोल करेंगे। आप क्या कहते हैं, दो लिस्टें बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। एक आपने कहा जी इनबाउंड की लिस्ट है, या आपने कहा आउटबाउंड की लिस्ट है। जिस तरह ही राउटर के ऊपर डिजिट्स आए, ठीक है, वो देखेगा जो भी डिजिट आए फॉर एग्जांपल 3111, ये क्या है इनबाउंड लिस्ट में। राउटर देखेगा कि इनबाउंड पे मेरे पास ये डिजिट्स आने चाहिए थे या नहीं आने चाहिए थे, यानी जो लिस्ट बनी हुई थी ये अलाउ हैं मुझे या नहीं अलाउ, इनको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, फिर वो देखेगा इन्हीं डिजिट्स को आउटबाउंड्स में, ठीक है, आउटबाउंड डायल पेयर्स में।
अब वो क्या देखेगा कि इन डिजिट्स के साथ मैंने करना क्या है, कहाँ पे मैंने सेंड करने हैं, ठीक है, आउटबाउंड्स इसको कैसे मैंने इसको आगे फॉरवर्ड करना है, तो वो आउटबाउंड में देखेगा। इनबाउंड में आने वाले डिजिट्स को देखेगा कौन से मेरे पास डिजिट्स आए हैं, ठीक है, और फिर उसको आउटबाउंड में देखेगा कि मैंने कहाँ कहाँ इसको सेंड करना है। बेसिकली ये फंक्शंस परफॉर्म हो रहा होता है। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इनबाउंड डायलिंग बहुत ही रेयर यूज़ होती है, सिर्फ आउटबाउंड डायलिंग। अगर आपने आउटबाउंड डायलिंग कन्फिगर कर दी है तो इनबाउंड की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनबाउंड की उस केस में ज़रूरत पड़ती है जब आप ख़ास स्पेसिफिक कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं, वरना बाय डिफ़ॉल्ट एक डायल पेयर यूज़ होता है। डायल पेयर बेसिकली ज़ीरो, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट डायल पेयर होता है, तो वो इनबाउंड के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से जब आउटबाउंड आई, इसके लिए तो ये इनबाउंड बन गया ना, तो यहाँ पे अगर आपने इनबाउंड कोई भी कन्फिगर नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट डायल पेयर यूज़ करेगा और कॉल को यहाँ पे आने देगा। इसके बाद सिर्फ ये आउटबाउंड डिजिट्स आउटबाउंड डायल पेयर में देखेगा और सेंड कर देगा। मज़ीद आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए मैं कलर मुझे कोई और लेने दें ताकि आपको नहीं ये देता। सबसे पहले क्या होगा कि जिस तरह ही डायल पेयर्स राउटर के पास क्या होगा, दो डायल पेयर्स बन जाएंगे, एक इनबाउंड के लिए बन जाएगा और एक क्या लिस्ट बन जाएगी, एक आउटबाउंड के लिए। ये मैंने कहा जी आउटबाउंड के लिए, इनबाउंड, ठीक है जी, इनबाउंड। अब क्या हुआ कि जिस तरह ही राउटर के पास डिजिट्स आएंगे, ठीक है, अपनी इनबाउंड लिस्ट में देखेगा कि ये डिजिट्स मुझे अलाउ हैं या मैं इनके साथ क्या परफॉर्म करना है, कहाँ पे सेंड करना है। इसके अंदर भी हो सकता है कि कहाँ पे सेंड करना है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, या जो आने वाले डिजिट्स हैं उनके साथ मैंने क्या क्या करना है, ठीक है। अब इनबाउंड देखने के बाद इसकी बेस पे भी वो कर सकता है अपनी कम्युनिकेशन पूरी, मतलब सेंड कर सकता है, या फिर आउटबाउंड को देखेगा। अब आउटबाउंड में वो देखेगा कि जो डिजिट्स आ गए हैं, जो मेरे पास डिजिट्स आ गए हैं उनके साथ क्या परफॉर्म करना है। अभी जब इसकी कन्फिग्रेशन दिखाऊंगा तो इसमें थोड़ा सा और क्लियरस हो जाएगी, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन दो बेसिकली बस आप याद रखें, दो लिस्टें बनाएगा, एक इनबाउंड के लिए एक आउटबाउंड के लिए। इनबाउंड के लिए बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बनाई जाती, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं होती, सिर्फ आउटबाउंड के लिए ही यूज़ होती है। तो अगर आपने आउटबाउंड्स क्लियर कर दी हैं तो आपकी कम्युनिकेशन चल पड़ती है, ठीक है। डायल पेयर्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि आउट गोइंग डायल पेयर्स फॉर पोर्ट्स प्लेन ओल्ड टेलीफोनी सर्विस। ये देखें, ये आपको तीर का निशान नज़र आ रहा होगा। आउट गोइंग के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि राउटर के कन्फिग्रेशन टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे डायल पेयर वाइस 1, और इसके बाद अगर आप यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क देंगे तो आपको दो नहीं बल्कि 5 तरह के डिफरेंट टाइप्स नज़र आ रही होंगी। पोर्ट्स आ रही होगी, आपको वाइप आ रहा होगा, आपको फ्रेम ले की आ रही होगी टाइप, और एटीएम की भी आ रही होगी। इस तरह 4-5 किस्म की टाइप्स आएंगी, लेकिन जो दो पॉपुलर हैं वो पोर्ट्स हैं और वाइप्स हैं जो यूज़ होते हैं। तो आप क्या करेंगे, वाइस 1 एक कोई भी टैग देंगे आप और पोर्ट्स लिख के इंटर करेंगे तो आप उसके कन्फिगरेशन मोड में आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि आपने उसको बताना है कि जो भी डिजिट्स, यानी आपने कहना है ना कि ये डिजिट्स वहाँ जाएं, आपने क्या करना है, डेस्टिनेशन पैटर्न वो डिजिट्स साइन कर देने 777, यानी ये 77 इसकी एक्सटेंशन अगर आपने रखनी है तो आपने इस राउटर को बताना है कि 777 जब भी डिजिट्स आएँ तो आपने क्या करना है, इस पोर्ट के ऊपर सेंड कर देना है, पोर्ट 1000 के ऊपर। 3 कन्फिगरेशन की कमांड है सिर्फ। आपने डायल पेयर बनाना है, वॉस डायल पेयर बना के वॉइस 1 टैग नंबर और जो उसकी टाइप है वो बतानी है, पोर्ट्स बता दी, डेस्टिनेशन पैटर्न बताना है कि कौन सा डेस्टिनेशन पैटर्न है, उसका नंबर क्या है और किस पोर्ट पे सेंड होना है, इस पोर्ट पे सेंड होना है। तो जब भी 777 इसके ऊपर आएगा, ये क्या करेगा, अपनी लिस्ट में देखेगा कि किस पोर्ट पे कनेक्ट है, उस पोर्ट पे सेंड कर देगा और कॉल इस पे चली जाएगी, ठीक है। आउट गोइंग डायल पेयर फॉर पोर्ट्स। फॉर वाइप के लिए क्या होगा, पोर्ट्स और वाइप में क्या डिफरेंस है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये स्लाइड है कि अब वाइप क्योंकि आईपी क्लाउड के दरमियान होगा तो यहाँ से यहाँ तक बेसिकली आपने क्या डिजिट सेंड करने हैं। तो डायल पेयर की कमांड वैसे की वैसे, वॉइस टैग आपने चेंज किया, 2 दे दिया मैंने, और जो टाइप है वो क्या कर दी, वाइप कर दी। अब क्या करना है, अब क्योंकि
यहाँ से देखें, यहाँ से आपने 888 मिलाया था, अब यहाँ पे 888 आ गया आपके डिजिट्स इसके थ्रू, ठीक है। इसने देखा कि मेरे पास डायल पेयर, आउट गोइंग डायल पेयर में कौन कौन से, एक तो पोर्ट्स हो सकते हैं, वाइप हो सकते हैं। अब वाइप में इसने देखा कि डेस्टिनेशन पैटर्न क्या है, 888 कनेक्ट है, यानी 888 की डेस्टिनेशन पैटर्न दे रखा है, तो 88 इसने मैच किया कि 888 आ गया। अब इसने देखा सेशन टारगेट कि इसको मैंने कहाँ पे सेंड करना है, इसका आईपी देना है आपने बेसिकली, सेशन टारगेट आईपी वर्जन 4 ये कमांड दे के, और ये इस पोर्ट का जो भी आईपी होगा वो आपने साइन कर देना है, ये इसको इस पोर्ट के ऊपर फेंक देगा। फिर इसके ऊपर जिस तरह ही ये वो देखेगा कि ये मेरे पास 888 आ गया है, ठीक है। अब ये देखेगा कि ये कहाँ से कनेक्ट है, ये इस पोर्ट के साथ कनेक्ट है, इसको इधर फेंक देगा। ये बेसिकली एक तरीका होता है आउट गोइंग डायल पेयर फॉर वाइप। यानी आपने क्या किया, जिस तरह ही इस इधर से कोई डिजिट आया, इसके ऊपर इसने अपनी लिस्ट देखी और इसने इस पे सेंड कर दिया, इधर से कोई आया इसने अपनी लिस्ट देखी और इधर सेंड कर दिया। ये एक तरीका होता है बेसिकली। पोर्ट्स और वाइप दो तरह के डायल पेयर होते हैं। पोर्ट्स और वाइप में क्या है, पोर्ट्स के अंदर पोर्ट आती है और इसके अंदर सेशन टारगेट आता है वाइप के अंदर, ये एक डिफरेंस है। अगर इनकमिंग डायल पेयर में अगर आप थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा फिर भी आपके आइडिया के लिए। लेकिन हम ज़्यादातर 95% आउट गोइंग डायल पेयर से हमारी कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाती है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद रखना है आपने, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि हमें कंफ्यूज हो जाएं कि मुझे आउट गोइंग डायल पेयर समझ आ गई है, इनकमिंग नहीं आई, तो वो आपके CCNA लेवल पे शायद ना आए। मुझे भी मतलब कि अब मैंने CCIE की थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, तो मुझे अब जाके थोड़ी सी उसकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, या प्रैक्टिस से आपको आ जाती है, वरना अदरवाइज़ मुझे भी कंफ्यूज कर देते थे। आउट गोइंग डायल पेयर्स बनाया करें सिर्फ, और आपका काम चल जाया करेगा। इनकमिंग डायल पेयर्स, ये देखिए जी, इनकमिंग डायल पेयर्स में जो आपके पास कमांड होती थी ना डेस्टिनेशन पैटर्न की, इनकमिंग डायल पेयर्स में उसकी जगह 3 कमांड्स हैं। इनकमिंग एड्रेस, कॉल एड्रेस भी लिख सकते हैं, आंसर एड्रेस भी, और डेस्टिनेशन पैटर्न भी। डेस्टिनेशन पैटर्न की जगह, यानी इसमें तो सिर्फ डेस्टिनेशन पैटर्न की कमांड थी ना, इसके अंदर देखें कि आप इन तीनों में से कोई सा पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अच्छा 2 तरह के होते हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। एक होता है कॉलिंग और एक होता है कॉल्ड एड्रेस, ठीक है जी। अच्छा, कॉलिंग एड्रेस क्या होता है कि जिस नंबर से आप कॉल कर रहे हैं, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल पे कॉल की, ठीक है, आपने एक मैं आपको बताता हूँ, ये आपका राउटर है, ये कनेक्ट है जी किसी नंबर के साथ, PSTN की लाइन है, उसका नंबर है जी, मैंने कहा जी 061782169 फॉर एग्जांपल। मिलाने ना लग जाना, पता नहीं किसका नंबर होगा तो ठीक है जी, ये एक नंबर है, मैंने कहा जी ये इसका कनेक्ट है, और यहाँ इसके साथ क्या है जी IP फ़ोन्स, स्विच लगा हुआ है, और स्विच के साथ फिर IP फ़ोन। अब क्या हुआ कि यहाँ से जब ये नंबर जाएगा, अब देखें एक है जी, मैंने अपना मोबाइल, ये मेरा मोबाइल का नंबर था, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 10648 कोई सा भी नंबर हो, ठीक है। मैंने कहा जी ये मैंने नंबर मिलाना है। अब ये जो नंबर होगा ये होगा मेरा कॉल नंबर, जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ, और जो इस, क्योंकि ये नंबर जाएगा इस नंबर के, इसके ऊपर जब जब इस नंबर के ऊपर कॉल आएगी ना, तो ये वाला एड्रेस लिखा हुआ आएगा, क्योंकि इस लाइन के थ्रू जा रही है। इसको कहेंगे कॉलिंग नंबर, कि कॉल किस नंबर से आ रही है वो कॉलिंग नंबर है, किस नंबर पे आई है वो कॉल नंबर है। यानी जब भी मैं यहाँ से कोई भी नंबर मिलाऊंगा मोबाइल्स का किसी, वो कॉल नंबर होगा, क्योंकि वो मैंने खुद कॉल किया। और कॉलिंग क्या है कि जो मेरा यानी नंबर शो होगा उस पर, वो कॉलिंग नंबर है, जिस नंबर से यानी कॉल जा रही है, और जिस नंबर पर जा रही है वो कॉल नंबर है। ये कॉलिंग और कॉल का आपने डिफरेंस रखना है। इनकमिंग डायल पेज में क्या होता है कि आप इनकमिंग कॉल एड्रेस बता सकते हैं, यानी आप बता सकते हैं कि इनकमिंग कॉल एड्रेस सिर्फ यही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब आपने डायल पे इनकमिंग आप बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी इस पोर्ट से, मैं आपको बताता हूँ,
यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैं कोई कॉल इन साइड पे आना चाहते हैं। अब इन साइड के लिए जो होगा, अब क्योंकि वो जो बंदा कर रहा है उसके लिए तो कार्ड नंबर ये अंदर वाले नंबर है ना, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इनकमिंग कार्ड एड्रेस, यानी जो इतने सारे नंबर्स हैं ना, उसमें से सिर्फ अगर एक ख़ास स्पेसिफिक ये वाला नंबर जो है डायल हुआ है तभी वो आने दे, उसके लिए आप यूज़ करते हैं। यानी ख़ास स्पेसिफिक उसके लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो इनकमिंग कॉल एड्रेस, यानी जो इनकमिंग पे जो कॉल आ रही होती है उसको आप चाहते हैं कि ख़ास स्पेसिफिक नंबर से अटैच करना चाहते हैं, तब आप यूज़ करते हैं। बेसिकली ये यूज़ होता है क्योंकि अगर आपने कन्फिगरेशन नहीं की T1 और E1 लाइन्स के लिए, उस टाइम ये इनकमिंग कॉल एड्रेस यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी आप चाहते हैं कि किसी एक ख़ास स्पेसिफिक नंबर पे आए, तब आप इसको मतलब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आंसर एड्रेस क्या होता है? आंसर एड्रेस यूज़ होता है कॉलिंग नंबर्स के लिए। फॉर एग्जांपल आप यही आपकी क्योंकि इस पर इनकमिंग पे मैं बात कर रहा हूँ, आप चाहते हैं कि सिर्फ ये वाले मोबाइल्स कॉल कर सकें, तो आप क्योंकि ये कॉलिंग नंबर हो गए ना इस केस में, और ये अंदर वाले कार्ड हो गए, तो ये जो इस केस में इनकम यानी अंदर कॉल आ रही है, अंदर वाली कॉल के चक्कर में आपके मोबाइल नंबर क्या होंगे, जितने भी होंगे मोबाइल या दूसरे PTCL, वो कॉलिंग नंबर हो जाएंगे। अब क्या चाहते हैं कि आप इस पे लगा देते हैं कि आंसर एड्रेस सिर्फ जो है मोबलिंग का आप डिजिट दे देते हैं कि सिर्फ मोबलिंग वाले एड्रेस जो हैं वो कॉलिंग नंबर आएँ और कोई भी ना आए, यानी इस कंपनी में सिर्फ मोबलिंग के जो लोग हैं वो कॉल कर सकें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आंसर एड्रेस की कमांड दे सकते हैं। और डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन पैटर्न नहीं, वो भी यही है कि आप कॉलिंग के लिए ही, इनकमिंग केस में कॉलिंग के लिए ही कॉलिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, यानी कॉलिंग जितने भी एड्रेस होंगे उनके लिए ही यूज़ करते हैं इनकमिंग के केस में। आउटगोइंग की बात नहीं कर रहा मैं, इनकमिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जिस तरह ही इनकमिंग लिस्ट को वो चेक करता है ना, सबसे पहले वो क्या करता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखता है इनकमिंग कॉल एड्रेस कोई असाइन है, अगर नहीं असाइन तो आंसर एड्रेस को देखता है, ये नहीं असाइन तो फिर डेस्टिनेशन पैटर्न को देखता है। अगर डेस्टिनेशन भी असाइन नहीं है फिर वो देखता है डिफ़ॉल्ट डायल पेयर को, जो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्या होता है, हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक डायल पेयर बना हुआ होता है, अगर हम ये असाइन नहीं करते तो वो इसको देखता है और इसकी बेस पे कम्युनिकेशन आगे फॉरवर्ड कर देता है। बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शंस के लिए यूज़ होता है, नॉर्मली आप इसको यूज़ कर सकते हैं इनकमिंग डायल पेयर्स को। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ ना आए, काइंडली लेक्चर को अगेन देखिएगा, फिर भी समझ ना आए तो मुझसे आप किसी भी टाइम अगेन समझ सकते हैं। वैसे मेरी अपनी जो रिकमेंडेशन है ये आपको जो इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। तो ये आपके पास डिफ़ॉल्ट डायल पेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक है जी डिफ़ॉल्ट डायल पेयर्स क्या होते हैं। वही मैंने आपको सिर्फ ये बताया। ये देखें कि राउटर 1 पे कन्फिग्रेशन क्या है कि एक पोर्ट्स डायल पेयर इसके लिए बन गया है और एक वाइप बन गया है इधर जाने के लिए, ठीक है, इसके लिए। और इसी तरह इस पर क्या हुआ, एक पोर्ट्स इधर बन गया है, ठीक है। लेकिन अब देखें कि जब इधर से ये आउट का बन गया, ठीक है, इधर से ये आउट का बन गया और यहाँ से ये आउट का बन गया, यानी इस पे 2 बन गए, क्योंकि इधर से अगर आप आउट भेजेंगे तो इधर भी दूसरा आपको वाइप बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो चीज़ समझने के बाद देखें, व्हेन एक्सटेंशन कॉल 888 देयर इज़ नो डायल पेयर ऑन राउटर 2 विद डेस्टिनेशन पैटर्न 777 टू मैच द इनकमिंग कॉल लैग। देखें, जब इसके बाद डिजिट तो इसके पास 8888 आएंगे, इसका तो इसके बाद डायल पेयर है, लेकिन ये जो इनकमिंग कॉलिंग वाला नंबर है 777 यानी इसको कॉल कर रहा है, इसके ऊपर इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 777 कॉल कर सकता है नहीं कर सकता। तो इनकमिंग कॉल लैग इसके लिए इसके पास कोई नहीं है। इसका मतलब राउटर 2 मैचेस द डिफ़ॉल्ट डायल पेयर 0, यानी डिफ़ॉल्ट डायल पेयर को वो चेक कर लेगा। मैंने आपको बताया ना कि इनकमिंग क्या है, उसकी सिर्फ देखने के लिए चेक कर रहा है कि ये बंदा कॉल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो रिस्ट्रिक्शंस के लिए नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है। हो सकता है कि कुछ टीचर्स आपको कहें कि नहीं ये रिस्ट्रिक्शंस के लिए नहीं हो सकता, वो उनकी अपनी एक मतलब कि कॉन्सेप्ट हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो कॉन्सेप्ट ठीक भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग जितनी है
वो इसके बारे में, डायल पेयर के बारे में यही है कि ये इनकमिंग जो है ये ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शंस के लिए आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। बुक्स में ये नहीं लिखा हुआ कि आप रिस्ट्रिक्शन, इसमें वो कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट यानी अगर आप इनकमिंग भी यूज़ करना चाहते हैं तो इनकमिंग कर लें, आउट गोइंग करना चाहते हैं तो आउट गोइंग कर लें। लेकिन मैं आपको क्योंकि आसानी के लिए ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ तो आपको मुश्किल ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्शंस के लिए नॉर्मली ज़्यादा यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट्स में। तो आप इस डायल पेयर्स के चक्कर में यानी डिफ़ॉल्ट डायल पेयर ही रहने दिया करें और आउटगोइंग डायल पेयर यूज़ करें और काम चलाएं। ठीक है जी। हंट ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी? अब ये मल्टी साइट का सिनेरियो ही है, ये डायल पेयर से रिलेटेड ही था। आपको बता दूं कि हुआ क्या है। अब देखें दो तरह के, एक आपके पास आईपी की लाइन कनेक्ट है, एक पीएसटीएन की लाइन कनेक्ट है, दो साइट्स के दरमियान। अब फॉर एग्जांपल क्योंकि फर्स्ट तो अपॉर्चुनिटी होती है कि आईपी आपके पास कनेक्ट हो और कॉल आईपी के थ्रू जाए। अगर आईपी डाउन है तब पीएसटीएन पे जाए। उसके लिए आप क्या करते हैं कि दो डायल पेयर्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो डायल पेयर पोर्ट्स बन गया इसको रजिस्टर करवाने के लिए, ये तो ठीक है, वन है। दूसरा देखें वाइप डायल पेयर एक आपने बनाया 5501 और सेशन टारगेट दे दिया ये वाला, ठीक है, वाइप के थ्रू। और प्रेफरेंस आपने क्या रख दी, प्रेफरेंस की कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे, कि जब भी कॉल के इस नंबर के डिजिट्स आएँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दे। दूसरा आपने पोर्ट्स बना दिया पीएसटीएन की लाइन के साथ, आपने कहा जी ये नंबर डायल हो, ठीक है, पोर्ट इसके साथ, क्योंकि पोर्ट्स में पोर्ट हमेशा होती है 11 और प्रेफरेंस दे दी 1। यानी आपने क्या बता दिया कि अगर तो वाइप अवेलेबल है, आईपी लाइन अवेलेबल है तब तो हमेशा इसके साथ जाए, लेकिन अगर नहीं है फिर आप प्रेफरेंस 1 यूज़ करें। तो याद रखें कि ये वाला सिनेरियो भी अक्सर यूज़ होता है कि आपके दो साइड्स के दरमियान पीएसटीएन की लाइंस भी होती हैं और आईपी की लाइंस भी होती हैं, और आप प्रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि अगर आईपी अवेलेबल है, आईपी डाउन नहीं है, तब तो क्योंकि फ्री कॉस्ट पड़ती है आपको, आप उसी के थ्रू जाएँ। अगर नहीं है तो वो आपके पास क्या है, शिफ्ट कर जाए ऑटोमेटिकली। इसको कहते हैं हंट ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन इन डायल पेयर्स। डिजिट कंजप्शन एंड फॉरवर्डिंग, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये क्या है जी, बाय डिफ़ॉल्ट द राउटर कंज्यूम लेस इन पोर्ट्स डायल पेयर में क्या होता है, और क्या नाम है वाइप डायल पेयर में, ये मैं आपको समझा दूं। अच्छा, अब क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट द राउटर कंज्यूम लेस justified digits that explicitly match the destination pattern and forward wildcard digits। इसको समझने के लिए सिर्फ आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, आपको खुद ही समझ आ जाएगी सारी कहानी। ये देखें, अगर आपके पास डायल डिजिट आए हैं 555123 और आपने डेस्टिनेशन पैटर्न बनाया है 555, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये मैं बता दूं कि डेस्टिनेशन पैटर्न में आप क्या कर सकते हैं, डेस्टिनेशन पैटर्न अगर आप डॉट लिखते हैं तो डॉट का मतलब होता है कोई सा नंबर आप यहाँ पे आएगा तो उसको मैच करेगा। फॉर एग्जांपल पहले हम डेस्टिनेशन पैटर्न में कह रहे थे 3112 मैच करे, इसी तरह 3 के लिए मैंने बना दिया 313 मैच करे, फिर मैंने बना दिया 3114 मैच करे, 3115 मैच करे, यानी मैंने 4 डायल पेयर बना दिए। अब मैं चाहता हूँ इन चारों को की जगह एक ही डायल पेयर बना दूँ। मैं क्या करूँगा, 311 डॉट बना दूंगा कि यानी पहले 3 डिजिट मैच करने के बाद एग्जैक्ट मैच करे और आखिरी में कोई सा डिजिट हो तो मैच करके उस डेस्टिनेशन पे भेज दे। तो ये डॉट्स का बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है, डॉट्स का और एन का मतलब होता है, इसके अंदर आप कह लें कि टी का मतलब होता है कि कोई भी यानी जितने भी डिजिट्स हों इस डेस्टिनेशन पे सेंड कर दे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी डेस्टिनेशन पैटर्न बनाया और उसमें टी लिख दिया, उसका मतलब जो भी डिजिट्स हों उसको इस सेशन टारगेट पे भेज दो, यानी कोई भी डिजिट आएगा वो उसको भेज दिया करेगा। ये भी अक्सर यूज़ होता है जब आप पीएसटीएन लाइन की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, डायल डिजिट्स देखिए ये वाले राउटर ने, उसने देखा कि ये वाला जो है मेरे पास 555 हैश 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 ये किया हुआ है। अब देखें एक पोर्ट्स के केस में क्या होगा, अब ये पोर्ट्स का ही है ना, इसमें क्या हो रहा है कि 55 आर कंज्यूम्ड एंड 1 2 3 आर फॉरवर्डेड, सिर्फ 1 2 3 फॉरवर्ड हो रहे हैं जबकि 555 नहीं हो रहे। यानी अगर आप पोर्ट्स के केस में ये डॉट डॉट का सीन करेंगे
तो आपके पास जो भी डॉट 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 से पहले होगा वो डिजिट क्या है, वो फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, विदाउट, अगर आप नो डिजिट स्ट्रिप की कमांड अगर आप लिख देते हैं तब आपके पास क्या होगा, पूरे का पूरा फॉरवर्ड होगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि आपके पास यूज़ द नो डिजिट स्ट्रिप कमांड टू डिसेबल द ऑटोमेटिक डिजिट स्ट्रिपिंग फंक्शन। बाय डिफ़ॉल्ट राउटर के ऊपर एक क्या होता है कि पोर्ट्स के अंदर डिजिट स्ट्रिपिंग हो रही होती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपने नो डिजिट स्ट्रिप की कमांड यूज़ कर दी है ताकि आपके पास ये पूरे का पूरा आपके पास फॉरवर्ड हो। किसके केस में, पोर्ट्स के केस में। लेकिन अगर आपके वो वाइप है तो वाइप में क्या होता है कि अगर आपने नो डिजिट स्ट्रिप नहीं भी लिखा तब भी आपके पास क्या होगा, वो तमाम के तमाम डिजिट्स फॉरवर्ड करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट द राउटर फॉरवर्ड्स ऑल डिजिट्स कलेक्टेड, जितने डिजिट्स कलेक्ट होंगे उनको सेंड कर देगा। सिर्फ पोर्ट्स का और वाइप का यही एक डिफरेंस है कि वाइप के लिए आपको नो डिजिट स्ट्रिप नहीं करना पड़ता और पोर्ट्स के लिए जो है आपको करना पड़ता है नो डिजिट स्ट्रिप। ठीक है जी। लैब डिटेल क्या है, कन्फिगर वाइप डायल पेयर्स और टेस्ट दी आईपी फोन्स करेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटा सा सिनेरियो आपको समझा दूं अपनी लैब करने से पहले। लैब से हट के है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मली यूज़ होता है। यहाँ पे आपके आईपी फोन्स स्विच कनेक्ट है, ये आपके आईपी फोन्स कनेक्ट हैं और यहाँ से आपकी क्या है जी, PSTN की लाइन FXO पोर्ट पे है और इसका नंबर है, मैंने कहा जी कोई सा भी नंबर है। ठीक है, अब इसकी कन्फिग्रेशन मैंने करनी है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, वाइप इसकी कन्फिग्रेशन के लिए सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा, कन्फिगर टर्मिनल पे जाऊँगा। ठीक है, वहाँ से मैं क्या करूँगा, डायल पेयर, अच्छा ये अब आपने गौर से देखनी है, डायल पेयर वॉइस 1 पोर्ट्स, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, पोर्ट्स कन्फिगर कर रहा हूँ। और अब आपने क्या बताना है, डेस्टिनेशन पैटर्न, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डेस्टिनेशन पैटर्न मैंने कहा जी 9T, यानी इसके ऊपर कोई भी नंबर आए 9 प्रेस होके। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके पास इन्वायरमेंट्स होते हैं ना, PBX इन्वायरमेंट, उनमें क्या होता है कि जब आपने बाहर कॉल करनी होती है तो सबसे आप पहले प्रेस 9 करते हैं, उसके बाद नंबर डायल करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि पता चल जाता है, जिस तरह ही 9 आपने प्रेस किया कॉल में डायरेक्ट को पता चल जाता है कि इसने कॉल क्या करनी है, बाहर करनी है। तो उसके लिए आप जो कन्फिग्रेशन करते हैं 9T करते हैं कि 9 के बाद कोई भी नंबर आए, 7 डिजिट आए, 8 डिजिट आए, 10 डिजिट आए, आपने क्या करना है, इस PSTN लाइन पे सेंड कर देना है। पोर्ट 100, फॉर एग्जांपल ये पोर्ट 100 है, तो ये आपने कन्फिग्रेशन करनी होती है। मेजॉरिटी 80% सिंगल इन्वायरमेंट्स में यही कमांड्स यूज़ हो रही होती है। 9T अगर आप करेंगे आपका मसला हल हो जाता है, यानी आप सब नंबर्स पे कॉल जा सकती हैं। अब ब्लॉकिंग है, बाकी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं कि कुछ नंबर्स को ब्लॉक करना है, कैसे करना है, वो सारे के सारे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और वो फिर आपको ख़ुद भी स्टडी करने पड़ेंगे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे आपने करी। नॉर्मल ये होता है कि आप एक डायल पेयर वॉइस 1 पोर्ट्स बनाते हैं, डेस्टिनेशन पैटर्न देते हैं 9T। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि 9, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स के अंदर नो डिजिट स्ट्रिपिंग हो रही होती है, 9 क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिप हो जाता है और बाकी के जो नंबर्स हैं वो चले जाते हैं PSTN लाइन पे और PSTN लाइन उस नंबर को फॉरवर्ड कर देती है आपके मोबाइल पे या किसी पे भी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यानी आपने क्या है 9 और कोई मोबाइल नंबर मिला दिया, अब 9 स्ट्रिप हो गया, मोबाइल नंबर क्या है आपकी PSTN लाइन से एक्सचेंज पे गया, एक्सचेंज ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, सेम जैसे आपकी लाइन होती है। ये बेसिकली क्या है, आपके पास सिनेरियो है किस चीज़ का, एक नॉर्मल सिंगल साइड सॉल्यूशन का। सिंगल साइड को जब भी आपने करना हो तो आपने यानी इसकी कन्फिग्रेशन को हमेशा ज़्यादातर ऐसे रखना है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप उसको करें, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और
नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास ये हमारे पास एक लैब है जो मैंने तैयार की हुई है। ये मैं आपको समझा दूं पहले इस लैब में है क्या क्या। सबसे पहले मेरे पास ये एक साइट है, ये वाली। इस साइट में मैंने क्या किया हुआ है, इस साइट के अंदर मैंने एक कॉल मैनेजर एक्सप्रेस लगाया है, इसके ऊपर एक DHCP इनेबल किया है, ठीक है। उस पर एक वॉइस वीलैन का इंटरफेस बनाया है, एक डाटा वीलैन का इंटरफेस बनाया है। आपको यहाँ से इसकी इनेबल शो रन, ये देखें, दो DHCP के पूल बनाए हैं, एक वॉइस का और एक क्या बनाया है जी मैंने, डाटा का। ये पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं कन्फिग्रेशन। ऑप्शन मैंने वॉइस वाले के अंदर ऑप्शन 150 TFTP का IP एड्रेस भी दे दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके ऊपर मैंने क्या कन्फिगर किया हुआ है, इसके ऊपर एक इंटरफेस 0/0 के ऊपर दो सब इंटरफेसेस कन्फिगर किए हुए हैं, 10 वाला और 20 वाला, ठीक है। और उनको बना के सब इंटरफेसेस यानी इंटर वीलैन राउटिंग की हुई है मैंने। और नेक्स्ट इसके ऊपर मैंने क्या किया हुआ है जी, IP राउट्स बनाए हुए हैं मैंने। एक मैंने यानी 30 और 40 वाला, यानी इस नेटवर्क के लिए IP राउट बनाया कि 30 की ट्रैफिक और 40 की ट्रैफिक, और एक इस तक पहुंचने के लिए 192.168। तीन राउट्स बना दिए मैंने। टेलीफोनी सर्विसेज को ऑन किया यहाँ पे, और ये मैक्सिमम DN ई फ़ोन सर्विस यानी ई फ़ोन्स कन्फिगर किए, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, वही के पोर्ट्स को मैंने क्या किया हुआ है, ये सारी हमने सिंगल साइड सॉल्यूशन की लैब के अंदर किया था, आप उसको चेक कर सकते हैं। पोर्ट्स को मैंने किया है एक्सेस वीलैन यानी डाटा वीलैंस में भी और वॉइस वीलैन में भी, इनमें कन्फिगर कर दिया है। जबकि एक पोर्ट मेरी क्या है, ट्रंक पोर्ट है जो मेरी कनेक्ट है इसके साथ। बाकी तमाम पोर्ट्स क्या हैं, डाटा वीलैन की मेंबर भी हैं और वॉइस वीलैन की मेंबर भी हैं, और DHCP से ये IP एड्रेस ले रही हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है, इंटर वीलैन राउटिंग मैंने कन्फिगर की हुई है। अब ये देखें कि यहाँ पे ये आपने, मैं आपको दिखा दूँ कि ये IP एड्रेस भी इसको मिल रहा है और लाइन नंबर 1000 भी मिल रहा है। इसी तरह इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि DHCP के थ्रू इसको भी IPs मिल रहे हैं। इसी तरह इन सब की कन्फिग्रेशन है। यहाँ से मैंने एक सीरियल लिंक कनेक्ट किया हुआ है 192.168.1.0 के नेटवर्क के साथ। यहाँ पे .1 इधर है और .12 इधर है। और इस पर मैंने क्या किया हुआ है, 3 बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक राउट्स, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं सॉरी स्टैटिक राउट्स डिफ़ाइन किए, एक 192.168.1.2 के लिए, ठीक है, और एक दो इन दोनों के लिए 30 और 40 के लिए। यहाँ पे मैंने सेम दूसरी साइट है मेरी, फॉर एग्जांपल एक साइट मेरी लाहौर में है, एक कराची में है। ये लाहौर की साइट थी, ये कराची की साइट है। यहाँ पे 30 और 40 के मेरे पास सबनेट्स हैं। वही इंटरवील राउटिंग यहाँ पे की हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बाद में आप कहेंगे सर पता नहीं आपने क्या किया हुआ था, ठीक है। शो रनिंग, यहाँ पे भी दो DHCP के पूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, एक्सक्लूडेड रेंजेस भी दी हुई हैं। उसके बाद दो इंटरफेसेस 30 और 40 के, ठीक है, इंटरवील एंड राउटिंग की हुई है वैसी की वैसी। और ये इंटरफेस सीरियल 0/2 वाले पे यानी इस पे IP एड्रेस दिया हुआ है। और उसके बाद 3 IP राउट्स 10, 20 और 1.1.1 के लिए, इन दो के लिए। और इस पॉइंट के लिए IP राउट आपने स्टैटिक राउट बना दिया। टेलीफोनी सर्विसेज की कमांड्स मोड ई फ़ोन DN1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 3 फ़ोन्स कन्फिगर किए, असाइन किया, और कुछ भी इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ, ठीक है जी। अब ये देखें, सॉरी, इसको जब हम 1001 है और ये 1000 और ये 1001 है जी, ये 1000 है और ये 1001 है। इससे मैं कॉल करके देखता हूँ कि मेरे पास 1001 पे कॉल जाती है नहीं जाती। ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ, देखें इससे मैंने कॉल की और इस पे ये रिंग हो रही है। ये देखें कनेक्टेड मोड आ गया है और ये कनेक्टेड, इसका मतलब दोनों कॉल्स कनेक्ट हो रही हैं। जबकि मेरे पास जो दूसरी साइट है उसमें क्या है, मेरे पास 2000 और 2001 है और 2002 है,
इसी तरह, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ से बंद की मैंने, यहाँ से मैंने क्या किया 2000 पर कॉल की। ये देखिए अननाउन नंबर आ रहा है, इसका मतलब कॉल हमारे पास नहीं जा रही, वरना रिंग आउट का आपके पास ऑप्शन आता है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आती है, इसके पास क्या है 2000, इसके पास कोई भी कन्फिग्रेशन नहीं है टेलीफोनी सर्विसेज में। पहले ये देखेगा कोई डायरेक्टरी नंबर नहीं है, उसके बाद ये देखेगा डायल पेयर में, क्योंकि इसके ऊपर कोई डायल पेयर ही नहीं है साइन, तो ये क्या करेगा, इसको ड्रॉप कर देगा सिंपली। लेकिन मैं अब क्या करता हूँ कि कन्फिग्रेशंस के लिए मैं 1 मिनट मुझे दें, हाँ जी, कीबोर्ड में नज़दीक कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ से क्या किया, कन्फिग्रेशन मोड पे गए हम, कन्फिग्रेशन टी, ठीक है जी। और कन्फिग्रेशन टी पे जाके टर्मिनल पे नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे डायल पेयर, ठीक है, वॉइस, यहाँ पे देखें टैग्स आएंगे, कोई सा भी आप टैग देख सकते हैं। मैंने कहा जी 1, और यहाँ पे आप देखें टाइप्स आ गई वाइप, ठीक है, क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर है तो उसके अंदर सिर्फ एक टाइप। अगर आप GNS3 में चेक करेंगे तो 5 टाइप्स आएंगी, ओरिजिनल राउटर्स पे भी 5 आती हैं टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, वाइप कन्फिगर किया। अब मैंने कहा जी डेस्टिनेशन पैटर्न 2000, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 2000 पे कॉल जाए, ठीक है जी। सेशन टारगेट IP वर्जन 4 192.168.1.2 इसका IP देना है मैंने, ठीक है जी। ये मैंने दिया और एग्जिट किया। अब देखते हैं जी कॉल मिला के, सॉरी इससे भी मिला सकते हैं वैसे आप कॉल, इसको IP कम्युनिकेटर से, ठीक है। और 2000, अच्छा जी, एक मिनट, अगेन में इसकी कन्फिग्रेशन चेक कर लेते हैं हम। डायल पेयर्स, वॉइस, वाइप, डेस्टिनेशन पैटर्न, सेशन टारगेट 2000 और IP वर्जन 4, सही है जी। अच्छा ये मैंने पिंग करके देखा है रोक के, लेकिन भी मतलब कि पहले हम सारे डायल पेयर्स कन्फिगर कर लेते हैं, ताकि फिर हम जो है इसकी टेस्टिंग कर लेंगे एंड में। डायल पेयर वॉइस, क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर है, इसमें थोड़ा सा शायद डीबग हो सकता है। अभी ये इसको कॉल नहीं कर रहा, लेकिन हम पहले अपनी कन्फिग्रेशन कंप्लीट कर लें ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। सेशन टारगेट IP वर्जन 4 192.168.1.2, ठीक है जी। और उसके बाद थर्ड डेस्टिनेशन डायल पेयर बनाया हमने, ठीक है जी। सेशन टारगेट आपने क्या किया, यही बनाया और एग्जिट कर दिया। डू शो रन करके मैंने डायल पेज देखे कि डायल पेज मेरे बन गए हैं या नहीं बने, ठीक है जी। ये मेरे पास 3 डायल पेयर्स वाइप के क्रिएट हो चुके हैं। इसी तरह मैं क्या करूँगा, कन्फिग्रेशन टी डायल पेयर वॉइस, इधर भी टैग 1 से मैंने किया, वाइप बनाया, डेस्टिनेशन पैटर्न मैंने साइन किया जी 1000, ठीक है जी। सेशन टारगेट IP वर्जन 4 192.168.1.1, ओके जी। एंड
एग्ज़िट किया मैंने इसको, 4 कमांड्स मैंने दी। उसके बाद अब टेस्ट करके देखते हैं कि सिंगल्स पे काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये देखें जी, रिंग आउट जा रहा है। वैसे ये एक साइड पे भी दी हुई हो जाती है वन साइड, लेकिन ये क्योंकि पैकेट ट्रेसर में मतलब दोनों साइडों पे देनी पड़ रही है, इस वजह से ये इसको कॉल को मिला रहा है। यहाँ से हम करके देखते हैं जी 2000। ये देखें रिंग आउट पे जा रहा है 200 पे। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि, अच्छा आप देखें मैंने 2001, ठीक है जी, 2011 भी इसके पास था, 2002 भी इसके पास था। ओके जी, सब पे कॉल जा रही, क्योंकि इसमें जो था 200, 201, 202 जिस तरह जो इसके पास डिजिट आते हैं इसके पास सेंड करता है और ये इसके पास रजिस्टर्ड होते हैं। अब इसके पास देखेंगे इधर से जब मैं कॉल करूँगा, इधर से 1000 पे तो जाएगी क्योंकि मैंने एक डायल पेयर कन्फिगर किया है। रिंग आउट हो रहा है, इसका मतलब कॉल जा रही है, ठीक है। अगर मैं 1001 पे कन्फिगर करता हूँ, अब देखिएगा अननाउन नंबर आना चाहिए। अननाउन नंबर आया है, क्यों आया है, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न सिंपल है कि ये हमने सिर्फ अभी तक एक डायल पेयर कन्फिगर किया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि अब मुझे 3 डायल पेयर कन्फिगर करने पड़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं 3 ना करूँ, तो मैं एक ही डायल पेयर कन्फिगर कर दूँ। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नो डायल पेयर, कोई कॉल एक्टिव तो नहीं है, हैव एक्टिव कॉल इन इट, नो डायल पेयर। ओके जी, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, अगेन डायल पेयर वॉइस वन वाइप बनाया। मैंने कहा जी डेस्टिनेशन पैटर्न, अब देखिए मैंने कहा जी ये मेरे पास राउटर 1 पे मैं चाहता हूँ कि मेरा सबके लिए एक जैसा, मैं कहता हूँ कि 100 को मैच करो, लास्ट डिजिट कोई भी हो, ठीक है, तब जाए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या फ़ायदा होगा आपको। 192.168.1.1 एग्ज़िट, ठीक है जी, दुआ करें जी चल जाइए। अब यहाँ से आप करके देखें जी 0 पे रिंग आउट हो रही है, ठीक है जी। इसी तरह आप 1001 पे करके देखें तो रिंग 1002 पे करके देखें, यस रिंग आउट हो रही है, ठीक है। इसको बंद कर दें। अब देखें 1001 पे रिंग आउट, सब पे रिंग आउट हो रही है, जबकि मैंने क्या किया है, इसके अंदर सिर्फ एक डायल पेयर बनाया। अब इस डायल पेयर का और उस डायल पेयर में क्या था कि हम सबके लिए अलग अलग डेस्टिनेशन पैटर्न बना रहे थे। इसमें मैंने क्या कहा कि सिर्फ पहले 3 डिजिट मैच करे, लास्ट डिजिट पे कोई भी नंबर हो तो उसको सेंड कर देना है इस पे। लास्ट डिजिट पे कोई भी, मैं जब नंबर इसके पास आता था 1001, 1002, 1003, कोई भी नंबर आता था वो इस पर सेंड कर देता था। ये अपने क्या देखता था अपनी लिस्ट में। इसके बाद लिस्ट क्या होती थी, एक तो डायरेक्टरी नंबर्स की लिस्ट होती थी, वहाँ पे मैच करते हैं सबसे पहले, अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर डायल पेयर में मैच करते हैं। तो लिस्ट में देखा कि इसने अपने डायरेक्टरी नंबर्स में 1001 है तो इसने कॉल मिला दी, 1002 है तो कॉल मिला दी, 1003 है तो कॉल मिला दी। ये बेसिकली एक लैब थी डायल पेयर वॉइस वाइप की। अनफॉर्चुनेटली पोर्ट्स की क्या है कि आपके पास, आप जब तक आपके पास आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट ना हो तो तक आप इसकी लैब परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे इस टाइम अवेलेबल नहीं है ओरिजिनल इक्विपमेंट। लेकिन मेरा इंशाल्लाह जल्द ही मेरा CCIE का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अंदर मेरे पास इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी होगी ऑनलाइन। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको पोर्ट्स की भी थोड़ी सी कन्फिग्रेशन आपको करके दिखा दूँ, ताकि आपको जो थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन जो भी होगी, ठीक है, वो आपको ना हो बाद में।
उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी इसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन्स हों, मेरी कोशिश थी कि मैं इसको आसान करके पढ़ाता, तो जितनी मेरे से कोशिश हुई है मैंने इसको आसान किया भी है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी किसी तरह की भी कन्फ्यूजन हो, आप बिला झिझक मुझसे ज़रूर पूछा करें, क्योंकि आपको अगर समझ आएगी यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, और यही हमारे उर्दू आईटी एकेडमी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोल है कि हम जो है एक डिफरेंट वे में यहाँ पे स्टडी करवाते हैं आपको, ताकि जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और जो उर्दू स्पीकिंग को लोग समझते हैं नेपाल से, वो लोग अंडरस्टैंड कर सकें अपने इस इक्विपमेंट के बारे में, अपनी इस टेक्नोलॉजी के बारे में, और हम लोग दूसरी जो बाकी जो इंग्लिश में जिस तरह वीडियोज़ आती हैं उनको compete कर सकें, उन लोगों को compete कर सकें। तो अगर आप लोगों में से किसी को अच्छा नॉलेज आता है तो आप लोग भी ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग करने से एक तो इंसान का नॉलेज बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं पर्सनली इस कोर्स से मैंने भी बहुत कुछ सीखा, इस तरह उम्मीद है कि आप लोगों को भी सीखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट स्लाइड। थैंक यू कि ये स्लाइड देखते ही मेरे तो चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। उम्मीद है कि आपके चेहरों पर भी खुशी हुई होगी। और इसको लेक्चर को एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा देखिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ये वाली लैब जो है ये भी मैं आपको क्या है ईमेल कर दूंगा। जो लोग मुझसे मांगना चाहेंगे वो मुझे अपना आईडी दे दें, फिर उस पर उर्दू आईटी एकेडमी की जब भी ये लेक्चर अपलोड होगा उसके नीचे जो जो लोग मुझे वहाँ पे अपना ईमेल आईडी देंगे, मैं क्या करूँगा इस लैब को उनको फॉरवर्ड कर दूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नाज़िर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।